गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय में अध्याय 6 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इस पाठ का खंड घ पूर्ण स्वराज की ओर इसे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो ये पाठ जो है 4 भाग में बांटा गया था, जिसका 3 खंड हम पढ़ चुके हैं। चौथे खंड में हम पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज की ओर। पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्णतः से हमको अपना स्वराज्य मतलब होता है स्वयं का राज्य, अपने राज्य को अपना कैसे बनाना है, उसकी ओर हम किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ यहाँ शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग कांड से भारतीय जनता बहुत संतप्त थी। इंग्लैंड की संसद के उच्च सदन ने तो जनरल डायर के कार्यों का समर्थन भी किया था। इन घटनाओं से अंग्रेजों की न्यायपरायणता से उदारवादी नेताओं का भी विश्वास जाता रहा। इन्हीं दिनों भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ये खिलाफत आंदोलन क्या था, जिसमें भारत के यानी कि जब हमारा देश जो है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जुटा हुआ था, तो इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा जाता, सभी संप्रदाय के लोग जो हैं इसमें जुटे हुए थे। इन्हीं दिनों भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ये खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्किस्तान के सुल्तान विश्व के सभी मुसलमानों के धर्म गुरु थे। विश्व के सभी विश्व भर में जितने भी मुसलमान धर्म के लोग थे उनके धर्म गुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की की नई सरकार पर समझौते के अंतर्गत कठोर शर्तें लाद दी। ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में हुआ था, और इसी युद्ध के बाद में तुर्की की जो नई सरकार बनी उस सरकार बनी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि अंग्रेजों का जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध के बाद अंग्रेज ने क्या किया था कि तुर्कों पर नई सरकार बनी अंग्रेजों की, तो तुर्कों के साथ में समझौता किया और इसके अंतर्गत उन पर बहुत ज्यादा कठोर शर्तें डाल दी। इसके अनुसार खलीफा मतलब क्या होता है? धर्मगुरु, उसका पद को समाप्त कर दिया, क्योंकि क्या हो रहा था कि तुर्किस्तान के जो सुल्तान थे वे भी विश्व के सभी मुसलमानों के धर्म गुरु थे। तो उन्हीं के अनुसार जब ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो खलीफा का पद यानी कि धर्म गुरु के पद को समाप्त कर दिया था। इसे पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया और इसी को ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मतलब क्योंकि खिलाफ उठ खड़े हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ में, इसीलिए इसको खिलाफत आंदोलन कहा गया। गांधी जी का विश्वास था कि खिलाफत के प्रश्न पर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाए तो हिंदू मुसलमान एकता तो सुदृढ़ होगी ही, वही राष्ट्रीय आंदोलन और सशक्त बनेगा। अब गांधी जी का ऐसा मानना था, अतः गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन क्या होता है? अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं देना। असहयोग आंदोलन को देश भर में समर्थन मिला। विद्यार्थी भी अब बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए। राष्ट्रीय शिक्षा देने वाले विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रवादियों ने दिल्ली में जामिया मिलिया तथा वाराणसी में काशी विद्यापीठ जैसी राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। अब असहयोग आंदोलन का परिणाम ये सब पड़ रहा था। विद्यार्थी जो बड़ी संख्या में इसमें शामिल हो गए थे और विद्यालय और महाविद्यालयों की राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई थी। और क्या होता है, लोगों ने सरकारी नौकरी यानी कि अंग्रेजी जो थे तो अंग्रेजों के द्वारा जो नौकरी दी गई थी यानी कि सरकारी नौकरी से छोड़ दी। वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई। ये सारा जो है असहयोग आंदोलन का परिणाम है कि लोगों ने सरकारी नौकरी छोड़ी, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। जो भी लोग जो थे विदेशी वस्तु खरीदे हुए थे, चाहे वह सजावटी सामान हो या फिर पहनने के वस्त्र हो, सारे को क्या किया गया, उनकी होली जला दी गई। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं मजदूरों ने अत्यधिक उत्साह और तत्परता पूर्वक भाग लिया। इस असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ के किसान और मजदूरों ने बहुत तत्परता पूर्वक भाग लिया। जनता ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को प्रबल समर्थन दिया। स्वदेशी का प्रभाव गांव-गांव पहुंच गया। अधिक स्वदेशी अपने देश में बनाई गई चीजों का उपयोग करना, इसका प्रभाव जो है गांव-गांव में पहुंच गया।
अंग्रेजों के अत्याचार, गोलीबारी, गिरफ्तारियां आंदोलन की लहर को नहीं रोक सकी। मतलब जब ये पूरा असहयोग आंदोलन जो था वो पूरे हमारे देश के हर राज्य में जब फैल रहा था, अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से भारतीय सहयोग नहीं कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने इस चीज को दबाने के लिए भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया, गोलीबारी भी की, लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन आंदोलन की लहर को वह रोक नहीं सकी। अंग्रेजों ने आंदोलन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का प्रयास किया, बहुत ही कठोरता पूर्वक जो है इसे कुचलने का प्रयास किया। केरल प्रांत के कुछ भागों में तो मोपला किसानों ने आंदोलन किया। अब इसके बाद में साथ में केरल प्रांत हो गया था, वहां पर मोपला किसान जो थे, मोपला नामक स्थान था वहां पर, इसीलिए उसको मोपला किसान कहा जा रहा है, उन्होंने भी आंदोलन किया। अब मोपला कैदियों को रेल के वैगनों में ठूस कर, यानी कि रेल का जो डिब्बा होता है पूरा, उस डिब्बे में क्या होता है, उनको ठूस करके एक स्थान से दूसरे स्थान, इतनी ज्यादा संख्या में उनको उस डिब्बे में भर दिया गया कि उनको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इतना ज्यादा वहां पर इतनी ज्यादा संख्या में कैदियों को उसमें डाला गया और दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि मोपला से दूसरे स्थान उनको ले जाया जा रहा था, जिसके कारण से दम घुटने से 67 मोपला किसानों की मृत्यु हो गई। अब इतने ज्यादा संख्या में अगर किसी को कमरे में भर दिया जाएगा तो ना सांस लेने की वहां पर किसी को बन रहा है या पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। ऐसे जगह में अगर लोगों की भीड़ पूरी उमड़ पड़ी रहेगी तो वैसे जगह में तो संभव है कि किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही क्या हुआ था कि 67 मोपला किसानों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने 45,000 मोपला किसानों को बंदी बनाया। अब 45,000 मोपला किसान जो थे उनको बंदी बना लिया गया था और उनको रेल के वैगनों में ठूस कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा था, तभी 67 किसानों की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने गुजरात के बारदोली स्थान पर यह आंदोलन शुरू किया और गांधी जी के समर्थन में गुजरात के बारदोली नामक जो स्थान था वहां पर यह आंदोलन शुरू किया। जनता अब खुलेआम घोषणा करती थी कि वह कर नहीं पटाएगी। गांधी जी ने सदैव इस बात पर जोर दिया कि समूचा आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक होना चाहिए। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। अब गांधी जी जो थे अहिंसावादी थे, तो वे अहिंसा का समर्थन करते थे, इसलिए वे लोगों से ये भी कहते थे कि जो भी आंदोलन होगा वो शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक होना चाहिए। तो इसी के खिलाफ में जो ये मोपला किसान आंदोलन हुआ था, उसी के खिलाफ में 5 फरवरी क्योंकि कर लिया जा रहा था और कर नहीं पटाने के कारण से ही इन किसानों को बंदी बना लिया गया था और जिसके के कारण से 67 मोपला किसानों की मृत्यु भी हुई थी। और इसी के कारण से ही गुजरात में गांधी जी ने बारदोली नामक स्थान में आंदोलन भी किया था। और उसके परिणाम क्या हुआ था कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में लोगों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस से बहस हो गई। अब प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ जैसे कि निकल रहा, जुलूस निकल रहा है, तो उसी भीड़ में से कुछ व्यक्तियों की जो है पुलिस से बहस हो गई। उसके बाद क्रुद्ध भीड़ जो है इतनी गुस्से में आ गई कि पुलिस चौकी को आग लगा दी। कई सिपाही जलकर मर गए। अब गांधी जी अहिंसावादी थे, अब यहाँ पर हिंसा हो गया क्योंकि लोगों के द्वारा पुलिस के साथ बहस हुई और उन भीड़ बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उस भीड़ ने सीधी चौकी में आग लगा दी, जिसमें कई सिपाही जलकर मर गए। अंग्रेजी शासन ने 22 सिपाहियों की हत्या के जुर्म में 19 किसानों को फांसी पर चढ़ाया और 150 किसानों को काला पानी का दंड दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन जो पूरे देश में फैला हुआ था, ये घटना के कारण से उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर विधानमंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया। अब देखो, असहयोग आंदोलन स्थगित गांधी जी के द्वारा किया गया, लेकिन इसको स्थगित करने से अब क्या हो रहा था कि सरकार के कार्य में किस प्रकार से बाधा डाला जाए, क्योंकि सरकार जो थी वो इसी को तो ही आंदोलन को ही तो दबाने में लगी हुई थी और इस आंदोलन के स्थगित होने से सरकार को क्या होगा, और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए जो कांग्रेस के जो नेता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, उन्होंने क्या किया, चुनाव लड़कर विधानमंडलों में प्रविष्ट होने का विचार आया। चुनाव लड़कर के, चुनाव की प्रक्रिया को तो आप लोग जानते ही हो, तो चुनाव लेकर के उसमें भाग लेने की प्रविष्ट होने का विचार आया। कांग्रेस में ही कुछ सदस्यों ने स्वराज दल के नाम से एक
स्वतंत्र गुट बनाया। 1923 के विधानमंडल के चुनाव में जीतकर केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में पहुंचे और उसके बाद में चुनाव में प्रक्रिया में भाग लिए और उसके बाद में जीत भी हासिल की और केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में वे पहुंच भी गए। केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। जो भी सरकार मतलब नागरिकों का जिससे हनन हो रहा है, नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है, उन सरकारी योजनाओं का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि अब ये खुद भी चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेकर के विधानमंडल के सदस्य बन चुके थे। मध्य प्रांत के विधानमंडल में छत्तीसगढ़ के स्वराज के चुने हुए प्रतिनिधियों ने 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर किया। अब 1919 का अधिनियम क्या है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। जो 1919 का अधिनियम था उसमें क्या क्या कमी थी उसको यहाँ पर उजागर किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नौजवान क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना चाहते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांतिकार रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लेने के कारण उन्हें निराशा हुई। उन्होंने अपना क्रांतिकारी आंदोलन पुनः प्रारंभ किया। पुराने सक्रिय क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी इनके नेता थे। इन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया। सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सार्जेंट सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सैंडर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। सैंडर्स यहाँ पर याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे होती थी। जो सैंडर्स था उन्होंने लाला लाजपत के द्वारा जो प्रदर्शन कराया जा रहा था, उन्हीं के प्रदर्शन में जो सैंडर्स है उसने लाठीचार्ज किया और जिसमें लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। जो केंद्रीय विधानसभा था भवन जो था वहीं पर उन्होंने 1929 में बम फेंका। 8 अप्रैल को उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। मतलब कि बम तो फेंके थे लेकिन वहां पर अब जो भवन है तो वहां पर तो बहुत से लोग मौजूद होंगे, तो किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, ना किसी को मारना चाहते थे। उनका उद्देश्य क्या था कि न किसी को मारना चाहते थे, ना किसी को घायल करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि अपनी बात आम जनता तक पहुंचाना। इसलिए बम फेंकने के बाद वे भागे भी नहीं बल्कि वहीं खड़े रहे। इस बम कांड में गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। आजाद के शहीद होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। अब यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के पश्चात यहाँ क्योंकि वही जो थे क्रांतिकारी नेता थे तो उनकी मृत्यु होने के बाद यानी उनके शहीद होने के पश्चात जो है यहाँ पर जो क्रांतिकारी आंदोलन जो था लगभग समाप्त हो गया। इसी बीच राष्ट्रीय आंदोलन में नौजवान नेताओं पर समाजवादी विचारों और रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। समानता पर आधारित समाज की स्थापना में राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य बनाया। इसके प्रमुख नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में शुरू हुए जनता के संघर्ष को आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बनाने में सहायता की। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कुशाग्र बुद्धि वाले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर देश के विद्यार्थियों को जवानों को आजादी के संघर्ष में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो इंडियन सिविल सर्विस है इसको भारत में जो है पहले क्या था कि भारतीय लोग इतनी आसानी से इस परीक्षा को नहीं दिला सकते थे। इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना था। कुछ अच्छे घर के लोग ही जिसके पास में अच्छा पैसा रहता था, जिनकी पहुंच अच्छी होती थी, वही इस परीक्षा को दिला सकते थे। और ये परीक्षा जो है भारत में भी इसको दिलाने की सुविधा अंग्रेजों के समय में नहीं थी। संपूर्ण भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से लोकप्रिय हुए। आप लोग जानते ही हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है क्योंकि पंडित जी जो हैं
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उनको बच्चे जो है प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, ये उनका उपनाम है। तो आगे की क्लास में हम लोग आगे का